इसी में ही हम जुडिशियल रिव्यू वगैरह भी आगे देखेंगे। अगले जो टॉपिक हमारे होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू होंगे, तो उनको हम लोग इसी में देख के और फिर उनको अलग टॉपिक के रूप में हम लोग लिख भी लेंगे, एक उस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मुझे पहले लास्ट वाली लाइन बताओ, आपने क्या लिखी थी, मेरा कनेक्शन बन जाएगा वहां से। आप लोग मुझे लास्ट वाली लाइन बता दो। सेकंड जजेस केस कराया था। तो And उसमें this मुझे लास्ट written वाली लाइन दो। consent must be based, sir, and this written consent must be based on the written discussion with two senior most judges of Supreme Court, and it is also known as the second judge's case. ठीक है, रिटेन होनी चाहिए, है ना। और इसमें एक तो ये आया कि रिटेन होनी चाहिए, वो चाहिए वो परामर्श। अब थर्ड जजेस मामले में 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ने जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा कि अगर मान चीफ जस्टिस ने जो रिकमेंडेशन दी है वो बहुमत के आधार पे ना हो, क्योंकि 3 जजेस का मामला था, उसमें एक एक चीफ जस्टिस थे और 2 बाकी सीनियर मोस्ट जजेस थे सेकंड जजेस वाले मामले में। तो थर्ड जजेस वाले मामले में उन्होंने ये पूछा कि जो चीफ जस्टिस ने रिकमेंडेशन दी क्या वो बहुमत के आधार पर दी या अल्पमत के आधार पर दी। ऐसा तो नहीं है बाकी दो ने अगर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में अपनी रिकमेंडेशन दी हो, क्योंकि लिखित में जाएगी, अगर उन्होंने अगेंस्ट में दी हो तब क्या होगा, चीफ जस्टिस कुछ और कहता है और बाकी के जो 2 जजेस हैं वो कुछ और कहते हैं, तब क्या करे राष्ट्रपति। थर्ड जजेस वाले मामले में ये बात सामने आई, इसको लेकर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ही पूछा 143 का प्रयोग करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा, अब ये थर्ड जजेस वाला मामला, अब कॉलेजियम सिस्टम पूरा बन जाता है। इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बहुमत से कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से रिकमेंडेशन लिखित में सलाह लेने के बाद या विचार विमर्श करने के बाद अपनी सहमति देगा 4 मोस्ट सीनियर जजेस से, और वो भी जो देगा वो बहुमत से देगा। और बहुमत के आधार पर अगर वो रिकमेंडेशन नहीं दी गई है तब फिर राष्ट्रपति ऐसी किसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ऐसी सलाह को वापस कर सकता है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इसी केस में एक और चीज सामने आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि सीजेआई इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्थान है वो बाकी सभी जजों में, जो कि सभी जज बराबर हैं, बाकी सभी बराबर जजों में सबसे पहला है। बाकी सब जज उसके बराबर ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई उनसे बड़ा है या, लेकिन वो चूंकि सीनियर मोस्ट है तो इसलिए वो उन सब में पहला है। ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी जो वेटेज है उसी को ज्यादा प्रीफरेंस दें, क्योंकि पहले वाले मामले में यही किया जा रहा था। सेकंड जजेस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बात थी उसको प्रीफरेंस दे रहे थे, बाकी जजेस की बात को प्रीफरेंस नहीं दे रहे थे। इसीलिए उसमें यह था कि अगर तब तक वो क्लैरिटी नहीं थी, मान लो अगर 2 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में या विरोध में उन्होंने अपना निर्णय दिया हो, तब फिर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा, तो सलाह का वहां पर उसको और इलाबोरेट कर दिया गया, कंसेंट को और इलाबोरेट करके ये चीज सामने रखी गई, और रिजल्ट इसका फिर ये हुआ कि थर्ड जजेस केस आया। थर्ड जजेस केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस से सलाह लेके लिखित में अपना निर्णय देगा और बहुमत के आधार पर देगा, भले ही उसका निर्णय बाकियों के विरोध में हो। मान लीजिए 3 और 2 बच गए, क्योंकि 4 और 1 5, 3 और 2 का हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर 2 में भी शामिल है
3 का एक साथ है, 2 का एक साथ है, तब वो निर्णय 3 के फेवर में देगा। वो कहेगा मेरा निर्णय यद्यपि ये है, परंतु मैं राष्ट्रपति से इस चीज को करने की सिफारिश करता हूं। यानी बाकी के 3 की फेवर की बात वो लिख के देगा, अपनी रिकमेंडेशन बाकी के 3 के फेवर में करेगा। तो ओपिनियन है ये जनरली, कॉलेजियम सिस्टम में ये ओपिनियन है, लेकिन वो ओपिनियन कैसा है? रिटिन में है। रिटिन में ओपिनियन दिया जाता है और फिर बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति अपना जो सलाह है ओपिनियन के ऊपर उनके, वो लिखित में राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति तब उसे मानने के लिए बाध्य है। पहली बार तो वो वापस कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा इसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन दी गई हो तब वो फिर बाध्य होता है। तो ये थर्ड जजेस वाले मामले में साफ होके बात आई, इसलिए कॉलेजियम जो व्यवस्था है वो थर्ड जजेस वाले मामले में बनी। यूपीएससी 2019 में शायद, और जुडिशरी में ये सवाल पूछा गया है कॉलेजियम सिस्टम कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, यह किस प्रकार से ट्रेडिशन का पार्ट, न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट, जुडिशियल ट्रेडिशन का पार्ट बनी, तथा इसमें आने वाली जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं या जो चुनौतियां हैं, उनको बताइए। तो ये मैंने आपको ये बताया कि जो जिस तरीके से हुआ। अब आगे हम लोग फिर बाद में चुनौतियां भी देखेंगे कि किसमें क्या और हो सकता है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि एनजैक वाला मामला उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है इस प्रक्रिया के ऊपर। तो आप अगले पॉइंट से लिखना। 1998-99 में 1998-99 में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई कि यदि मुख्य न्यायाधीश की सलाह, यदि मुख्य न्यायाधीश की सलाह बहुमत पर आधारित ना हो, बहुमत पर आधारित ना हो, तब क्या राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए, तब क्या राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्वेश्चन मार्क लगाना इसके आगे। इन 1998-1999 in 1998-1999 in third judge's case, president asked from Supreme Court, president asked from Supreme Court under Article 143 that if the advice of Chief Justice of India, if the advice of Chief Justice of India is not based on majority view, then if president is bound by to consider that type of recommendation, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब अगले पॉइंट से लिखना। तीसरे न्यायाधीश मामले में
तीसरे न्यायाधीश मामले में इसमें 9 जजेस की पीठ बनी थी, 9 जजेस ने निर्णय दिया था ये, नहीं 7 ने, 7 जजेस की पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी। तीसरे न्यायाधीश मामले सर में 9 सर 9 9 थे की थी, 9 जी थे। सर अच्छा, जी तो फिर 2 सेकंड वाले में 7 होंगे, सेकंड जजेस में 7 होंगे। तो आप इसमें लिखिए, तृतीय न्यायाधीश मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, और ये निर्णय भी आम सम्मति से दिया था, मेजॉरिटी नहीं था इसमें, ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि सर दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज, इसे स्टार्ट। तीसरे न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान ही है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान ही है। इन दिस, ऐसा लिखो, हाँ अंग्रेजी में लिखना। इन द थर्ड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट gave its decision by constitution bench of 9 judges that Chief Justice of India is equal among all the judges of Supreme Court, परंतु निर्णय लेने में उसकी भूमिका न्यायिक निर्णयों में, ऐसा लिखे, परंतु न्यायिक निर्णयों में उसकी भूमिका समानों में प्रथम होती है, but his role in judicial decisions would be first among equals. इस प्रकार अब ये सिद्धांत हुआ, ये वो सिद्धांत था जिसके आधार पर ये निर्णय दिया गया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह लिखित में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 4
वरीयता में, अन्य चार वरीयता क्रम में, अन्य चार वरीयता क्रम में प्रथम आने वाले न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर ही होनी चाहिए। न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर ही होनी चाहिए। In this case, Supreme Court state that the advice given to president must be after written consultation of four senior most judges of Supreme Court, of four other senior most judges of Supreme Court, of four senior most judges of Supreme Court. ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। यदि सलाह बहुमत के मत पर आधारित नहीं है, यदि सलाह बहुमत पर आधारित नहीं है, यदि सलाह, या ऐसा लिखिए राष्ट्रपति और वर्ड जोड़ दीजिए, यदि राष्ट्रपति को दी गई सलाह, यदि राष्ट्रपति को दी गई सलाह बहुमत के ऊपर आधारित नहीं है, बहुमत के ऊपर आधारित नहीं है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। एंड इफ the advice is not based on majority, and if the advice is not based on majority decision, ऐसा लिखिए, majority decision, then president is not bound to follow it. Then president is not bound to follow it. ठीक है, अब जो कॉलेजियम व्यवस्था है, इसलिए वो इस केस से बन गई। फाइनली धीरे धीरे पहले केस से शुरू हुई और इस केस तक आते आते जो इस समय कॉलेजियम सिस्टम है न्यायिक व्यवस्था में नियुक्तियों से संबंधित, वो अपना फॉर्म में आ गया, एक उसने शेप ले, और अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो अगले पॉइंट से लिखेंगे, इस प्रकार भारत में न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में, इस प्रकार भारत में न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंतर्गत कॉलेजियम व्यवस्था का उद्भव हुआ, कॉलेजियम व्यवस्था का उद्भव हुआ। So, by third judge's case, the collegium system evolved. By third judge's case, the collegium system evolved on the basis of independence of judiciary, on the basis of independence of judiciary in India. In India, इस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था भारत में, इस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करती है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इंगित करती है। एंड सो कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया also indicate the concept of independence of judiciary in India। ठीक है, तो देखो कॉलेजियम व्यवस्था एक जैसे जिस तरीके से इवॉल्व हुई है मैंने बताया, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नियुक्तियों के मामले में अपने ही द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था को फॉलो करती है। लेकिन कभी कभी यही बात जो स्वतंत्रता की है, उसके द्वारा अपनाई गई अपनी ही बनाई गई व्यवस्था की है, वो एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। वो प्रश्न चिन्ह कब लगाती है? जब इस व्यवस्था में, चूंकि व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कॉलेजियम ने किस प्रकार से किसी जज को नियुक्त करने का उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लिया, ये आधार न्यायपालिका के अलावा और कोई नहीं जानता, या कॉलेजियम के अलावा और कोई नहीं जानता। ऐसे में कभी कभी सवालिया निशान लगते हैं कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सरकार का सर्वोत्तम मूल्य है, एक सुप्रीम एथिक है। और न्यायपालिका चूंकि नैतिक मूल्यों को संरक्षित करने का काम भी करती है, और पारदर्शिता एक नैतिक मूल्य है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को यह किया जाना चाहिए कि वो अपनी नियुक्तियों से संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं उनमें वो निश्चित सीमा तक पारदर्शिता बरते। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर, किन तर्कों के ऊपर हुई। क्या केवल सीनियरिटी के बेस पर हुई, या सीनियरिटी के बाद साथ साथ मेरिट, क्वालिटीज, इनको भी देखा गया, गुणवत्ता को भी देखा गया। तो ये हम लोग ये उस बात को लिखेंगे जो मुझसे इति ने क्वेश्चन पूछा था कि इस बात के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान भी लगते हैं। तो जब कभी भी आपको कोई सुझाव देना हो तो यही सुझाव दें, इसके अलावा और कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सुझाव वो है जो मान्य होना चाहिए। और लॉ कमीशन ने जिसकी बार बार रिकमेंडेशन भी की है। तो एक ये सुझाव दिया जा सकता है, बाकी और कोई नहीं। इस सुझाव को लेकिन हम देंगे चौथे जजेस केस के बाद में। इस बात को मैं आपको फोर्थ जजेस केस के बाद में लिख पाऊंगा। ठीक है, अब आप इसी में लिखना अगले पॉइंट में। सर्वोच्च न्यायालय की पारदर्शिता से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों की पारदर्शिता से संबंधित, ऐसा लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी लिखिए, पारदर्शिता से संबंधित। एक सेकंड रुक जाइए, जरा एक सेकंड रुकिए। इसमें लिखना आप, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर, पारदर्शिता को लेकर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं, सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। इन द proceedings of appointment of judges
in the proceedings of appointment of judges in High Court and Supreme Courts has been arises in the form of question mark. In the form of question mark. उपरोक्त संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में व्यवस्था को अधिक सामासिक बनाने के लिए, अब ये नहीं करेंगे, वो चाह रही थी सरकार न्यायपालिका पे कब्जा करना, ये शब्द यूज नहीं करेंगे। देखो मैं कौन से शब्द यूज कर रहा हूं, इसको समझना, ये चतुराई है। न्यायपालिका को, न्यायिक व्यवस्था को अधिक सामासिक बनाने के लिए 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 99वां संविधान संशोधन, सर इससे आगे बोल दीजिए, न्यायपालिका को अधिक सामासिक बनाने के, न्यायपालिका में नियुक्तियों को, न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया को, इसको लिखिए, न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक सामासिक माने जिसमें सब लोग शामिल हैं, यानी गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेचर भी, अधिक सामासिक बनाने के लिए 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया। पार्लियामेंट पास्ड 99th Constitution Amendment, 99th Constitution Amendment to make judicial proceedings of appointment more comprehensive, ठीक है। अब इसमें हम इस बात का मैं यहां नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि नल एंड वाइड हो गया, इससे हमारा मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब ये है ही नहीं। लेकिन मैं बस आपको समझा दूं इसमें था क्या। इसमें 3 लोगों को और नियुक्त किया गया था, 3 लोगों को और नियुक्त किया जाना था। उसमें एक वित्त मंत्री, वो लॉ मंत्री, कानून मंत्री, एक कोई ज्यूरिस्ट जाने माने, और एक तीसरे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, मुख्य सचिव स्तर के कोई व्यक्ति जिनका कानून के संबंध में एक अच्छा इन 3 लोगों को और 5 लोगों के साथ जोड़ना था। कानून मंत्री जो अपनी सलाह देता वो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल की रिकमेंडेशन के आधार पर देता। इसलिए संसद ने यह चाहा कि कार्यपालिका और विधायिका न्यायिक प्रक्रिया में दोनों की ही एक इंटरवेंशन हो जाए। इस तरीके से केवल न्यायपालिका की ही नहीं चलेगी नियुक्तियों में, संसद, कार्यपालिका और विधायिका का भी उसमें सहभागिता होगी, जैसा कि बाकी देशों में देखा गया है। जैसा वहां पर अमेरिका में जुडिशरी है, वहां तो केवल प्रेसिडेंट, विधायिका और न्यायपालिका का तो वहां अपना कुछ नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका का ही है, और मेन रोल कार्यपालिका का है, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और उसकी रिकमेंडेशन बाद में लेजिस्लेचर से होती है।
सरकार ने ये पास किया और इसके विरोध में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, जो कि 4th जजिस केस के नाम से जिसको लेकर चर्चा हुई। 4th जजिस केस को 5 जजिस की जो संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने इस मामले को सुना। देखो, इस एक और बड़ी खास बात थी इस मामले के बारे में, न्यायपालिका बहुत ही उनका एक सामान्य सा रवैया रहा। जबकि 3rd जजिस केस में 9 जजिस ने उस खंडपीठ को सुना, उस मामले को सुना 9 जजिस की बेंच ने। तो अगर न्यायपालिका इस संविधान संशोधन को, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया था, अगर इसे सही मानती तो वो पहले ही 9 जजिस की ये जो खंडपीठ है, जो संवैधानिक पीठ बनी, ये तुरंत कहती कि अब 11 जजिस की पीठ बनेगी, इसको 11 जजिस की पीठ सुनेगी, क्योंकि पहला जो निर्णय था वो 9 ने दिया था। उन्होंने इसे सीरियस ही नहीं माना, गंभीर ही नहीं माना, क्योंकि उनको पता था कि ये इंटरवेंशन है। न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंसी है, उसमें ये हस्तक्षेप है कार्यपालिका या विधायिका का, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए उन्होंने केवल संवैधानिक पीठ बनाई, जो कि 5 जजिस की होती है, और इस मामले को नल एंड वॉइड करके रफा दफा किया। 4 और 1 इसमें जजिस का अनुपात था। 4 और 1 में 4 जजिस ने इसको संवैधानिक मूल संरचना के विरोध में माना, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, और इसे कैंसिल कर दिया। जे चलमेश्वर ने, केवल एक न्यायमूर्ति थे जे चलमेश्वर, जो कि सेकंड भी थे, उन्होंने इसे ठीक माना। उन्होंने कहा कि एनजेक ठीक है, कंसेंट उसे वो कहते हैं डिसेंट, चलमेश्वर का डिसेंट था इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसेंट है वो। आप लोग अगर कभी पढ़ें तो उसे पढ़ना, चलमेश्वर के डिसेंट को। इस मामले में 2-3 डिसेंट बड़े शानदार हैं, अगर आप कभी पढ़ना चाहें। एक तो आधार वाले मामले में डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंट बड़ा शानदार है, उसमें भी केवल अकेले थे वो जिन्होंने डिसेंट दिया। और सबरी वाले मामले में भी उनका डिसेंट बहुत शानदार है। और देखो, इतना शानदार था कि सबरीमाला का तो उन्होंने, यूपीएससी ने पूछ लिया मेंस एग्जामिनेशन में। आधार का डिसेंट एचजेएस वाले पेपर में पूछा गया, जो अभी एचजेएस वाला पेपर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैंने ये कराए थे दोनों, ये मैंने दोनों कराए थे। वो बात अलग है कि जब ये आए थे तो मैंने करंट के बेस पे कराया, क्योंकि उस समय मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन कराया मैंने इसी लेवल पे था, सर के ही कराया बल्कि उस समय पे। इसमें चलमेश्वर का डिसेंट भी बहुत अच्छा है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें। हालांकि अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो फिलहाल आप इसमें अगले पॉइंट से लिखना। मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस केहर की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। A constitution bench has been formed under the leadership of CJI Kehar, CJI Justice Kehar. In this case, Supreme Court stated by 4:1 by 4:1
that by 4:1 that independence of judiciary is part of basic structure of Indian Constitution इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, अच्छा इससे पहला पॉइंट रह गया ना, वो जस्टिस केहर की अध्यक्षता में, यह हो गया ये। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के अनुपात में अपना निर्णय दिया तथा कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का भाग है। संविधान की मूल संरचना का भाग है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई? चलो मैं पहले से पूरा लिखवा दूं, फिर मत पूछूंगा आप लोगों से, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा क्या और इसमें बातें थी, का भाग है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। एंड द इंटरवेंशन under Constitution Amendment Act 1999 99 is against the basic structure of Supreme Court, is against the basic structure of Constitution, तथा 99वां संविधान संशोधन मूल संरचना के विरोध में। ठीक है, अब यहां नोट डालिए एक, देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग हो गई, मुझे बताओ पहले आप। क्यों होती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का भाग, क्यों है भारत में? सर क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, एक तो यही मेन कारण है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। कहां से रखा गया है, कहां है कॉन्स्टिट्यूशन में? जब मूल संरचना का भाग है तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे बताया गया होगा ना। हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां पर है? प्रीएम्बल में कहां लिखा है न्यायपालिका स्वतंत्र होगी? प्रीएम्बल में है ऐसा कुछ? जी सर, उद्देशिका कोई में और है। बताइए। सर उसमें तो नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में तो नहीं है, लेकिन न्यायपालिका के बारे में तो 124 में ही बताया गया है सर। उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। सॉरी सर, उसमें मेरे कंफर्म नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इसको किसी ने रिवाइज किया था? किसी ने नहीं किया, मुझे पक्का। अगर किया होता एकदम से आंसर आता। यहां तक भी है कि पिछले 2 दिन का भी रिवाइज नहीं किया, 2 दिन की क्लास भी रिवाइज नहीं हुई।
देखो, मैंने पिछली क्लास में ही ये बताया था कि विधि के शासन को लागू करने के लिए विधि के शासन में ही स्वतंत्र न्यायपालिका की संकल्पना छुपी हुई है। और मैं आपको जो ये जुडिशरी में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ये रूल ऑफ लॉ का ही तो भाग है। किसी देश में रूल ऑफ लॉ कब हो सकता है, विधि का शासन कब हो सकता है? जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। और न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं है तो विधि का शासन कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि विधि क्या है इसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका करेगी और वो स्वतंत्र रूप से करेगी, तभी विधि का शासन भी हो सकता है, रूल ऑफ लॉ हो सकता है। लिखवाई विधि के शासन के अंतर्गत, तो विधि के शासन की संकल्पना भारतीय संविधान में सर्वविदित है, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी इनहेरिट करती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसका भाग है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना विधि का शासन सुनिश्चित किया जा सकता है। के शासन में पढ़ना, रूल ऑफ लॉ में ये सब बातें मैंने लिखवाई हैं। लिखाई है सर सर। याद आ गया, सर याद आ गया। यहाँ से आता लिखवाया है। है, याद आ गया। इसलिए एक बार रिवाइज उसको बस देख भर लिया करिए तो याद रहेगा। हर्ष, हर्ष, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हुआ क्लियर? यस सर। चलो सही है, इसको एक बार देख लेना। चलो ठीक है, तो इसलिए ये अब इसको यहाँ पे नोट करके लिख लो आप। अगर आप इसे नोट में लिख लेंगे तो आपको ये कनेक्ट भी करेगा, नहीं तो ऐसे ही भूलेंगे जैसे अब भूल गए थे। इसमें नोट करके लिखना, क्योंकि भारतीय संविधान विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित है। क्योंकि भारतीय संविधान विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित है, as the Indian Constitution based on as the Indian Constitution based on the concept of rule of law, the concept of rule of law, so independence of judiciary, so concept of independence, concept word और जोड़ लीजिए, so the concept of independence of judiciary inherent in it, inherent in it। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसके अंतरतम में है, इसके अंतरतम माने सोल में, इसके अंतरतम में है। And that's because of it, independence of judiciary is the part of basic structure, is the part of basic structure। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का भाग है, मूल संरचना का भाग है। क्लियर है? चलो एक बात तो हमारी ये हुई, 4 जजेस केस आ गए, और ये हमारी एक बात कंप्लीट हो गई।
इसमें अब एक और बात लिखिए, इसमें एक और नोट करके लिखिए, मैं पहले इसको समझा दूं थोड़ा सा मामला क्या था। देखो 1987 में, बल्कि सबसे पहले 1977 में जब इमरजेंसी वगैरह का टाइम चल रहा था, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस सीनियोरिटी का जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो नहीं किया गया, और AR खन्ना जो कि सबसे वरिष्ठ उस समय सीनियर मोस्ट जज थे, उनको हटा के और MH बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। और खन्ना के ऊपर ये कार्रवाई केवल इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ एक निर्णय दिया था। शायद केशवानंद भारती वाले मामले में, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद केशवानंद भारती वाला ही मामला था। वो 13 जजेस की जो पीठ थी उसके सदस्य थे वो। सिकरी ने वो निर्णय देने के बाद इस्तीफा दे दिया था। सेकंड नंबर पर जहां तक मुझे याद है वो यही थे, AR खन्ना, मतलब जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके बेग को बनाया गया, और इसका आधार दिया सरकार ने 1956 के विधि आयोग की रिपोर्ट। 1956 में विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी कि मेरिट आधार नहीं होना चाहिए, सीनियोरिटी आधार नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस का के सिलेक्शन का या अपॉइंटमेंट का, क्वालिटी भी होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप किसी ऐसे व्यक्ति को चीफ जस्टिस बना दें जिसमें गुणवत्ता नहीं है, केवल सीनियरिटी आधार पर आप उसे बना दिया गया। लेकिन ये जो गुणवत्ता वाला शब्द था, ये बड़ा दोगला टाइप का शब्द था कि ये कौन निर्धारित करे और गुणवत्ता निर्धारित कैसे हो। तो गुणवत्ता निर्धारित हो केसेस के आधार पे, और निर्धारित कौन करे, तो विधि मंत्री करेगा। अब विधि मंत्री का मतलब है कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप हो जाना अपॉइंटमेंट में। इसलिए 1956 सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन थे। तो जब इंदिरा गांधी वहां पर आई तो उन्होंने ये जो अपॉइंटमेंट किया बेग का, तो वो इस आधार पर उन्होंने इस रिपोर्ट का हवाला दिया कि विधि आयोग की ये संतुष्टि थी, हमने इस आधार पर MH बेग को अपॉइंट कर दिया। इसलिए 2-3 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन होता रहा। 1993 वाला जो जजेस केस था, जिसे आप लोग सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हो, इसमें संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दे दिया फाइनल कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो वरिष्ठता के आधार पर होगी, केवल और केवल वरिष्ठता के आधार पर। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता निर्धारित कौन करेगा, ये बात काफी ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप या बाह्य हस्तक्षेप को जुडिशरी में लेके आ जाएगी, यानी सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं है। तो 1993 के जजेस वाले मामले के बाद में ये बात निश्चित हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी के आधार पर ही बनेगा। इस बार जब इनकी नियुक्ति हो रही थी ललित की, तो बहुत बार ये लोगों के मन में सवाल था कि सरकार शायद इन्हें ना बनाए, क्योंकि इनका जो स्टांस रहता है वो बड़ा क्लियर और एकदम से वो फंडामेंटल राइट्स पे रहता है। पहले वाले चीफ जस्टिस का भी वैसा ही था, और इस समय तो जुडिशरी को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, एक पूरी तरीके से एक सिस्टम के द्वारा टारगेट किया जा रहा है बना के। उसमें विधायिका भी शामिल है, कार्यपालिका भी शामिल है और मीडिया भी शामिल है, क्योंकि केवल न्यायपालिका ही एक ऐसा जगह बची है जहां पे थोड़ी बहुत सुचिता दिखती है।
तो उसको भी टारगेट करने की कोशिश है। तो ऐसे में इस बात को लेके जो बुद्धिजीवी वर्ग था भारत में, वो संशय जता रहा था कि इनको मेरिट के बेस पर लेके आएंगे या नहीं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने न्याय निर्णय इस तरीके के ही थे, तो सरकार ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा और इनकी नियुक्ति की गई। तो आपको केवल इतना इसमें लिखना है, नोट में, दूसरे नोट में आप लिखिए, द्वितीय न्यायाधीश मामले से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, द्वितीय न्यायाधीश मामले से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल वरीयता क्रम के आधार पर ही की जाती है, केवल वरीयता क्रम के आधार पर ही की जाती है। फ्रॉम द सेकेंड जजेस केस, from the second judge's case, the appointment of CJI conducted only on the basis of seniority, only on the basis of seniority। ठीक है, ये मामला यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया स्वतंत्रता से संबंधित। हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, लेकिन वो कल देखेंगे। 8:40 8:45 हो गए। कुछ इसके बारे में मैं चर्चा जरूर कर लूंगा, क्योंकि सर के यहाँ शायद जाना होगा कल। उस दिन सैटरडे को भी मुझसे सर कह रहे थे कि मुझे बच्चों ने क्या किया कि घड़ी गिफ्ट कर, किसी ने घड़ी गिफ्ट की सर को, शायद टीचर्स डे पे या उनके शायद बर्थडे पे। यस सर। और जी सर, तो वो सर कहने 9 लगे बजे कि याद आते हैं इसलिए अब। हाँ, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मैं क्या करूं, बच्चों ने मुझे घड़ी गिफ्ट कर दी। अब इस बात का ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन था कि सर आप समय पे आना। तो मैं अब इतना मेहनत करता हूँ सुबह। अच्छा, मेरा 2.5 घंटा सर का योगा वोगा बहुत होता है सुबह, तो सर को 2.5 घंटे लगते हैं सुबह। देखो कितने एक्टिव हैं वो। और हर समय ना सर से सीखने को मिलता है। 2.5 घंटा सुबह सर अपने योगा में, ध्यान में, प्राणायाम में, एक्सरसाइज में लगाते हैं, और उसके बाद क्लास लेते हैं। सर शार्प 5 बजे उठ जाते हैं, शार्प। सर योगा भी करते हैं सर, पूजा में भी बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत एक्टिव हैं सर। तो बहुत। और उसके बाद सर तो वो मुझे कह रहे थे यार अब मैं 5 मिनट भी लेट होता हूँ ना तो मुझे लगता है यार बच्चों ने घड़ी की थी तो 5 मिनट लेट हो गया आज भी। तो अब थोड़ा वो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मैं वही कहूंगा कि आप इतना रखते हैं, उसके बाद हम लोग कल करेंगे।